जो हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम आज पढ़ेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन फ्लो प्रोसेसेस, आज हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम फ्लो प्रोसेस की बात करने से पहले हम दो तरीके के एनालिसिस देखेंगे। एक होता है लैग्रेंजियन एनालिसिस और एक होता है यूलर एनालिसिस। ठीक है, फ्लूइड में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। तो एक्चुअली में लैग्रेंजियन फ्लूइड एनालिसिस होता क्या है, जैसे भी हमें कोई भी एक फ्लूइड के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी, कुछ उसका एनालिसिस करना है, उसका मोशन कैसा है, उसकी वेलोसिटी क्या है पर हर टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, दो तरीके के अप्रोच लेते हैं, एक लैग्रेंजियन और एक यूलर और अप्रोच। ठीक है, तो लैग्रेंजियन में हम करते क्या हैं, सिंपल भाषा में हम बोलें, सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक जगह से बहुत सारी बसेस जाती हैं। ठीक है, तो हम उन बसेस को क्या करना है, हमें उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर हर जगह अलग अलग पोजीशन पे हमें नोट करनी है। ठीक है, तो उसकी नोट करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। एक में क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर बस को लें और उसमें बैठ जाए। ठीक है, उसमें क्या है, डिफरेंट लोकेशन पे हम क्या करें, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये नोट डाउन करते जाएं। तो इस तरीके से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम बहुत सारी बसेस उस पास से जा रही हैं तो हमने क्या किया, हम एक जगह खड़े हो गए और हमने हर एक बस की क्या किया, अलग अलग वेलोसिटी नोट डाउन की। जैसे एक बस निकली तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नोट डाउन की, दूसरी बस निकली उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन नोट डाउन की। तो हम एक पोजीशन से क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट बसेस को। ठीक है, तो लैग्रेंजियन में क्या होता है, जैसे लैग्रेंजियन फ्लूइड एनालिसिस में क्या होता है कि हम फ्लूइड को ले लेते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल को ले लिया, ठीक है, और पार्टिकल को डिफरेंट पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, क्या क्या चेंज हो रही हैं। दैट इज का लैग्रेंजियन फ्लूइड एनालिसिस। तो हम पढ़ लेते हैं कि लैग्रेंजियन फ्लूइड एनालिसिस क्या है, इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द फ्लूइड मोशन वेयर द ऑब्जर्वर फॉलोज एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्सल एज इट मूव्स थ्रू अ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को हम देख लेते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आ रहा है वो हम नोट डाउन करते रहते हैं। इस तरीके से एनालिसिस होता है। दूसरा होता है हमारा यूलर एनालिसिस। यूलर एनालिसिस में क्या होता है हमारा कि इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द फ्लूइड मोशन दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस थ्रू विच द फ्लूइड पासिस थ्रू अ टाइम। जैसे मैंने बताया कि एक पोजीशन पे हम खड़े हो जाएंगे, एक पोजीशन हमने कांस्टेंट ले ली। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वेलोसिटी हो गई, तो हम उसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो ये दूसरा हो गया यूलरियन एनालिसिस। ठीक है, तो हम इस फ्लो प्रोसेस में हम कौन सा यूज़ करते हैं, यूलरियन एनालिसिस यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जैसे हमने एक टैंक ले लिया मान लो, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, फ्लूइड इन हो रहा है, फ्लूइड आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लेंगे, कंट्रोल सरफेस ले लेंगे एक, ये मान लो ये कंट्रोल सरफेस है, फिक्स सरफेस जिसको हम बोलेंगे फिक्स सरफेस। ठीक है, और इसमें जो जैसे इसकी वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हीट ट्रांसफर हो रही है, वर्क आउटपुट हो रहा है, इस पर हम देखेंगे क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 यानी कि इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर क्या हो रहा है, मास इनफ्लो मास आउटफ्लो क्या हो रहा है। तो इस तरीके के हम क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूलर प्रोसेस, यूलर एनालिसिस, और हम यही फ्लो प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूलरियन मेथड। अब बात करते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेसेस कब मिलती है हमें। ठीक है, स्टडी फ्लो प्रोसेस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो इन एंड इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, यानी कि कोई भी हमारा जैसे यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से फ्लो जा रहा है और यहाँ से फ्लो बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है यहाँ से और अंदर जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ के जो मास फ्लो रेट होगा इनलेट और आउटलेट का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द हीट ट्रांसफर इज कॉन्स्टेंट, जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि यहाँ से क्या, यहाँ से जो भी हीट जा रही है आ रही है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। द रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर कांस्टेंट, यानी कि जो भी हमें वर्क मिल रहा है या वर्क दे रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वेरी नहीं करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम वगैरह। ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट एनी पॉइंट विद इन द सिस्टम इज सेम एट ऑल टाइम्स, यानी कि क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लूइड गया अंदर, विद इन द सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका क्या होता है, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेट इनवेरिएंट विद टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चारों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तभी क्या है, हमारा फ्लो स्टडी है। अगर इनके अलावा कोई भी एक भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारा फ्लो क्या है, अनस्टडी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसमें दो तरीके के बैलेंस की बात करेंगे, एक मास बैलेंस की बात करेंगे, एक एनर्जी बैलेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेटअप देख लेते हैं, क्या लिया हमने ये क्या लिया,
स्टडी फ्लो डिवाइस लिया है जिसमें हमने क्या किया, कंट्रोल वॉल्यूम हमने क्या किया, सरफेस बना दिया। ठीक है, यहाँ से फ्लो इन हो रहा है और यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो इन में क्या है, W1 क्या है तुम्हारा मास फ्लो रेट है इनलेट का, और आउटलेट का क्या है W2 मास रेट है। ठीक है, जैसे हमारा ये 1 है, यहाँ पे हमने मान लिया Z1 एक हमने क्या लिया, डाटम ले लिया जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन मेंशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो Z1 क्या है, इनलेट की पोजीशन है, और Z2 क्या होगी आपकी आउटलेट की पोजीशन है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, dQ/dt एक हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और हमें वर्क क्या मिल रहा है, dWx/dt। ठीक है, हमें इतना वर्क आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और इसका मान लीजिए हमने क्या किया, P1 इसका मान लिया हमने इनलेट प्रेशर है, और P2 क्या है, आउटलेट प्रेशर है। ठीक है, V1 क्या है हमारा इनलेट वेलोसिटी है, और V2 क्या है हमारी आउटलेट वेलोसिटी है। ठीक है, और हम मान सकते हैं यहाँ पे ρ1 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ρ1 है इनलेट का, और स्पेसिफिक वॉल्यूम आउटलेट का 2 है, वेलोसिटी 2 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमारी स्टडी फ्लो की हमारी कंडीशन क्या होती है, फ्लो इनलेट रेट ऑफ फ्लो मास फ्लो रेट इक्वल टू मास फ्लो रेट आउटलेट। ठीक है, तो हमारे दोनों इक्वल होना चाहिए, ये हो गया। हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं ए एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि A1 इनलेट एरिया A1 है हमारा, V1 वेलोसिटी V1 इंटू ρ1, यानी कि जो हमारी डेंसिटी है फ्लो इनलेट की वो ρ1 है, और आउटलेट की क्या हो जाएगी ρ2 A2 और V2। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 V1 अपॉन μ1 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ इनलेट इक्वल टू A2 V2 अपॉन μ2 दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आउटलेट। तो ये हमारी क्या होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, और मास बैलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए फॉर द स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस की। सबसे पहले एनर्जी बैलेंस की हम बात करते हैं। देखिए ये वाला तुम्हारा जो वर्क है, सबसे पहले हम वर्क की बात करेंगे, Wx/Wt। ठीक है, ये हमें वर्क दो तरीके से कंसिडर, एक है इंटरनल वर्क, एक होता है एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल वर्क क्या है, जो भी हम इसमें वर्क कर रहे हैं, और इंटरनल वर्क क्या हो जाएगा, फ्लो वर्क। जैसे हमारा यहाँ से फ्लो इन हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। ठीक है, तो हमारे दो तरीके के वर्क हो गए। अब मैंने वर्क एंड हीट ट्रांसफर में मैंने एक फ्लो बताया था, वर्क फ्लो बताया था। तो उसमें क्या था, वर्क फ्लो क्या था आपका, W इक्वल टू वर्क ट्रांसफर क्या रहा था फ्लो में, P1 P2 V2 माइनस P1 V1। V क्या है इसमें, म्यू मान लीजिए। ठीक है, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आउटलेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ इनलेट। ठीक है, और P2 क्या है, प्रेशर ऑफ आउटलेट, प्रेशर ऑफ P1 क्या है, प्रेशर ऑफ इनलेट। ठीक है, तो ये होता है वर्क फ्लो होता है, जो मैं ये हीट ट्रांसफर में हीट और वर्क ट्रांसफर की लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम कैसे ड्राइव करते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो एक तो वर्क इसमें ये कंसीडर हो गया। दूसरा वर्क क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल वर्क है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, W से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको कर लीजिए WX से। ठीक है, WX डॉट dW/dt हो जाएगा ये। ठीक है, और ये W से कर लिया हमने। ठीक है, तो यानी कि दो तरीके के फ्लो हो गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, हमने स्टडी फ्लो लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जो इनलेट वेलोसिटीज हो, जो इनलेट एनर्जी है और जो आउटलेट एनर्जीज है, यानी कि जो आउटलेट है वो इक्वल होंगी। यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा क्योंकि स्टडी फ्लो है। ठीक है, तो इनलेट एनर्जी क्या क्या होगी आपकी, E1 आपकी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जीज, प्लस और क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया Q भी क्या कर रहे हैं आप, इनलेट कर रहे हैं, यानी Q इक्वल टू E2 प्लस W, dWx/dt लिख देता हूँ। ठीक है, dWx टोटल ले रहा हूँ मैं, dWx/dt।
ठीक है। और यहाँ पे ले रहे हैं डी क्यू बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए E1 है, तो E1 किस किस चीज़ से होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको नई स्लाइड में। E1 क्या है, देखो E1 एनर्जी है, तो एनर्जी किस किस चीज़ से है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। एक तो आपकी होगी इंटरनल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी U, प्लस दूसरी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। तीसरी क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ों से होती है। तो तीनों की तीनों एनर्जीज आ गई यहाँ पे। देखिए क्लोज सिस्टम में हम क्या रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे थे, काइनेटिक एनर्जी जीरो ले रहे थे, लेकिन इंटरमोलिकुलर एनर्जी ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्लो प्रोसेस में क्या है, जो भी हमारा कंट्रोल वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्लो प्रोसेस हो रहा है वो, ठीक है। तो एनर्जी इन चीज़ों से है। अब देखिए इनलेट वाले जो एनर्जीज हैं यानी कि E1, तो हमारी क्या हो जाएगी, E1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, E1 इक्वल टू U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी हम क्या ले सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। तो V1 का स्क्वायर बाई 2 पर यूनिट मास ले रहे हैं, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जी जेड, जेड क्या हो जाएगी पोजीशन होगी, ठीक है, जो हमने पहले पोजीशन ली थी GZ1 प्लस ये होगा E1, ठीक है। तो E1 और U2 क्या हो जाएगा हमारा, U2 इक्वल टू हो जाएगा आपका U2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2, V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ठीक है। अब हम वो वाले इक्वेशन में रख देंगे। अब हम उसमें लिया था पर यूनिट मास ले रहे थे, हम मास लेके फ्लो लेके चलेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा W1 U1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, मास फ्लो रेट लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, प्लस DQ बाई DT इक्वल टू, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिए, W2 U2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस dWx बाई dt, ठीक है। अब हमारा dWx बाई dt हमारा क्या था, देखिए dWx बाई dt हमारा क्या था, मैंने पिछली बार बताया ना, दो वर्क से मिला हुआ था dWx बाई dt। एक तो उसमें क्या है फ्लो वर्क है, तो फ्लो वर्क क्या हो जाएगा आपका W2 P2 V2 माइनस W1 P1 V1 प्लस dW बाई dt ले लो, ठीक है, dW बाई dt जो हमारा एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा कि U प्लस PV के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल होता है, ठीक है। तो H के इक्वल होता है, तो यानी कि हमारा क्या U1 प्लस P1 V1 क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा, U2 प्लस V2 क्या हो जाएगा U2 प्लस P2 V2 H2 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी W1 H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2 GZ1 प्लस DQ बाई DT W2 H2 V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाई DT, यानी कि हमारे क्या होगा एंथैल्पी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी, और जिसमें वर्क हीट ट्रांसफर हो गया और आउटलेट की ये सारी चीज़ें हो गई, और जिसमें क्या है वर्क ट्रांसफर भी है, ठीक है। अगर हम मास की फॉर्म में लिखना है, पर यूनिट मास के फॉर्म में लिखना है, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और अगर हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, DQ माइनस DW
इक्वल टू डी एच वी डी वी डी जेड, यानी कि ये क्या होगी आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। ये तीनों की तीनों आपको याद करनी होंगी क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा काम है। ये बेसिक इक्वेशंस है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका डेरिवेशन, आप खुद करके देखिए और बहुत सारी बुक्स में है तो मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, यानी कि कुछ डिवाइसेस लेते हैं जो फ्लो प्रोसेस में यूज होते हैं, उनका हम देखते हैं हमारी इक्वेशंस क्या क्या बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम नोजल और डिफ्यूजर। नोजल होता क्या है कि हम एक डिवाइस लेते हैं जिसमें क्या करते हैं हम प्रेशर डिक्रीज कर प्रेशर ड्रॉप करके हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोजल, ठीक है। और डिफ्यूजर में उल्टा करते हैं, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें देखिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट लो सॉरी स्टडी फ्लो प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है हमारी, H1 हम उस मैं पर यूनिट मास के फॉर्म में ले रहा हूँ, H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, हर जगह ये वाली इक्वेशन लिखिएगा फिर उससे ड्राइव कीजिएगा सारी सारी इक्वेशंस, ठीक है। GZ1 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ पे हम लोग भूल गए हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, dq/dm और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आएगा dw/dm प्लस पर यूनिट मास में लिए हमने ये वाली इक्वेशन याद रखिएगा dw/dm, ठीक है। आप वो पर यूनिट टाइम में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, पोजीशन क्या है दोनों की सेम है, Z1 इक्वल टू Z2, तो ठीक है। तो यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंसुलेटेड ले रहे हैं, यानी कि कोई भी हमारी हीट इनपुट नहीं हो रही है ना बाहर निकल रही, तो यानी कि हम dq/dm भी क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। इसमें हमें कोई वर्क ट्रांसफर नहीं मिलता, ना एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर मिलता है ना इंटरनल वर्क ट्रांसफर, एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर लेते हैं dq/dm तो ठीक है, लेकिन हमारा इंटरनल वर्क ट्रांसफर तो लेते हैं तो हम h ले रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर हमारा कोई है 0 है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, नोजल की इक्वेशन मतलब नोजल और डिफ्यूजर की इक्वेशन सेम होती है, H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपकी नोजल और डिफ्यूजर की इक्वेशन होगी। अब सपोज करो हम नोजल ले रहे हैं, नोजल में क्या कर रहे हैं हम, इनलेट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हम बहुत नेग्लिजिबल मान रहे हैं, यानी कि 0 के टेंस टू 0 की तरफ मान रहे हैं, तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी 0 मान के चल रहे हैं, बहुत कम लेके चल रहे हैं तो इसको हमने 0 लेके चाहिए, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी आउटलेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारे यूज होते हैं। अगर हमने दे दिया इनलेट वेलोसिटी क्या है बहुत कम है, ठीक है, और आउटलेट वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो क्या जाएगा हमारा 2 H1 माइनस H2 और V2 स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि अगर हमारी V1 बहुत ही कम है, काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, तो हम V2 को इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हमें V1 दी गई है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर हमें V1 टेंस टू 0 दी गई तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा डिवाइस लेते हैं हम, थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होता है, जैसे हमारे क्या होता है टैप्स होते हैं ना, पानी निकालते हैं जिसमें, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, थ्रॉटल डिवाइस बोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं उसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है प्रेशर डिफरेंस जरूर होता है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप होता है लेकिन हमारी एनर्जी बहुत ही कम चेंज होती है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो क्या है, इंसुलेटेड है, तो यानी कि हमारा dq/dm क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और कोई भी हमें वर्क नहीं मिल रहा है तो W भी हमारा क्या होगा,
जीरो होगा, dW/dm भी हमारा जीरो होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, हमारा हाइट भी जीरो है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ही कम चेंज होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, टेंस टू जीरो होगी, नेग्लिजिबल मान लिए। तो हमारा बचा क्या, केवल हमारी बचे एंथैल्पीज बची हैं। ठीक है, एंथैल्पी बची यानी कि H1 = H2, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, टेंस टू जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो H1 = H2, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस हो गई है। ठीक है, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हमारी एंथैल्पी क्या हो रही होती है, सेम हो रही होती है। ठीक है, यानी कि हम आप यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस आ रहा है लेकिन विदाउट एनी एनर्जी चेंज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग डिवाइस और थ्रॉटलिंग प्रोसेस, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा टरबाइन एंड कंप्रेसर। ठीक है, टरबाइन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, और कंप्रेसर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, टरबाइन में हमें वर्क मिलता है और कंप्रेसर में वर्क देना पड़ता है। ठीक है, दोनों का सेम है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, हम वर्क लेते हैं उसमें नेगेटिव लेते हैं, और यहाँ पे वर्क लेते हैं उसमें पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो हम टरबाइन का केस सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंसुलेटेड लिया है, तो dQ/dm जीरो हो गया। ठीक है, आप खुद ही करके देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, dQ/dm क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा, इनलेट वेलोसिटी V1 मान लिए। ठीक है, V1 मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी भी हम क्या मान रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो उसको लेकर नहीं चलेंगे। dQ/dm भी हमारा क्या है, जीरो, तो उसको लेकर नहीं चलेंगे। इक्वल्स टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस dW/dm। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी हमने ली है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, टेंस टू जीरो मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो हमारा dQ/dm क्या आ जाएगा, dW/dm, सॉरी dQ/dm नहीं, dW/dm वो किसके इक्वल आ जाएगा, H1 माइनस H2। ये क्या होगा, टरबाइन के केस में हमारा वर्क ट्रांसफर हो गया पर यूनिट मास में ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम कंप्रेसर के केस में कितना वर्क देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, dW/dm इक्वल्स टू H2 माइनस H1। यहाँ पे बस साइन का चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H2 माइनस H1। ये केस हो गया आपका टरबाइन और कंप्रेसर का। अगले बात करते हैं हम हीट एक्सचेंजर का। देखिए हीट एक्सचेंजर में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटेड है, यानी कि यहाँ पे केवल जो पाइप की जो है हीट है वही हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि आउटसाइड से कोई हमारी हीट नहीं मिल रही है। तो हमारी dQ/dm क्या है, जीरो है, dQ/dm हम जीरो लेके चल रहे हैं। कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि dW/dm हमारा क्या है, dW/dm भी क्या है, जीरो है। एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि dW/dm हमारा क्या है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है, काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब देखिए इनलेट कौन कौन से हैं वो वाले देखते हैं हम। ठीक है, इनलेट वाले क्या है, पहले हमारा वाटर फ्लो इनसाइड हो रहा है, तो WC/H1। ठीक है, हमारा पहली पोजीशन है WC/H1। ठीक है, और क्या इनलेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा हॉट प्रोसेस है, यानी कि हीटिंग कोई फ्लूइड है वो इनलेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस WS है, WS/H2। ठीक है, देखिए अगर बहुत सारे इनलेट और बहुत सारे आउटलेट आ जाए, मैंने अभी तक क्या बताया, सारे एक इनलेट और एक आउटलेट का बताया, तो इनलेट वाला अलग पोजीशन पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एनर्जीज लग रही हैं, और आउटलेट वाला अलग राइट हैंड साइड पे लिखिए। ठीक है, जितने भी एनर्जीज इनपुट हो रही है। ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे इनलेट और आउटलेट आपको गिवन है, ठीक है, सिंगल है तो सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ देखिए आप। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अब आउटलेट वाले लिख लीजिए, WC/H2/S3, W3/S3 यहाँ से निकल लेना, और W4 नहीं, WS/H4। ठीक है,
डब्ल्यू वाले सारे इस साइड ले जाइए, डब्ल्यू सी वाले, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी H1 माइनस H3 इक्वल्स टू डब्ल्यू एस H4 माइनस H2। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी हॉट फ्लूइड की कम हो रही है उतनी एनर्जी कोल्ड फ्लूइड की बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब हम बात करते हैं आईएएस और ईएससी क्वेश्चन। देखिए इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो फ्लो प्रोसेस है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है, और अनस्टडी फ्लो प्रोसेस से कन्वेंशनल क्वेश्चंस जरूर आते हैं, यानी कि हर एक साल एक ना एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें मैं केवल अनस्टडी फ्लो प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा और कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी बताऊंगा इसके। ठीक है, तो इसमें कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर, अ गैस टरबाइन, अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस में हम दे सकते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल सरफेस हो, कंट्रोल वॉल्यूम हो। ठीक है, उसमें देखें, यानी कि फ्लो प्रोसेस हो, कंट्रोल हो, ठीक, कंट्रोल वॉल्यूम हो, तो उसमें दे सकते हैं। ये कब आया था, 2016 में आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में हम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक है, गैस टरबाइन में दे सकते हैं, अभी हमने देखा। कंप्रेसर में दे सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, कंप्रेसर कोई भी दे सकते हैं, यानी कि हमारे तीनों के तीनों केस में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दे सकते हैं, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्या है, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया, स्टडी फ्लो मीन्स दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम आर कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2, एट द स्टडी स्टेट ऑफ द सिस्टम any thermodynamic property will have a fixed value at a particular location and will not alter with time, यानी कि इनवेरिएंट विद टाइम है। ठीक है, तो हमें बताना है इसके ऑप्शंस कौन से हैं। देखिए सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखते हैं, स्टडी फ्लो मींस दैट द रेट ऑफ फ्लो मास एंड एनर्जी थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम इज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि ये सही है, यानी कि हमारा मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कंट्रोल वॉल्यूम में, तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, एट द स्टडी स्टेट ऑफ अ सिस्टम एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विल हैव द फिक्स्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। हाँ बिल्कुल सही है, इनवेरिएंट विद टाइम होना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मास एनर्जी इक्वेशन और कंट्रोल क्यों होना चाहिए, कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि दोनों की दोनों अलग ही स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन वी इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 2012 में पूछा गया था। द एंथैल्पी ड्रॉप फॉर द फ्लो थ्रू द कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल नोजल इज 1000 किलोजूल पर केजी। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है हॉरिजॉन्टल नोजल, हॉरिजॉन्टल नोजल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर वर्टिकल नोजल देते तो वर्टिकल नोजल में क्या जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कौन सी चीज़ दे रहे हैं कौन सी चीज़ नहीं दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल दिया गया यहाँ पर, ठीक है, और उसमें एंथैल्पी ड्रॉप कितना दिया गया, 100 किलोजूल पर केजी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एट द इनलेट टू द नोजल इज नेग्लिजिबल, यानी कि V1 क्या दिया गया हमें, 0 दिया गया। द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्या है बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, द एंथैल्पी ड्रॉप फॉर द फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल नोजल इज, यानी कि एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, यानी कि ये क्या दिया गया, H1 माइनस H2 दिया गया। ठीक है, ड्रॉप अगर इंक्रीज दे रहे होते तो क्या दिया जाता है, H2 माइनस H1 दिया रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो वो कितना दिया गया, 100 किलोजूल पर केजी। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ आउटलेट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था, V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था ये, H1 माइनस H2। ठीक है, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे H1 माइनस H2 से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे H1 माइनस H2 यहाँ पे क्या जाएगा 100, ठीक है, किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 जीरो और 3 जीरो और लगा दीजिए। ठीक है, और इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है,
तो आपका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आएगा 447.2 मीटर पर सेकंड।